जी, तो दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, बी पार्ट। कंटिन्यू करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 को, और इसमें हम इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे टाइप्स ऑफ फर्म में, जो कि मेन हेडिंग है। उसमें एक कॉन्सेप्ट परफेक्ट कंपटीशन का हमारा रहता था, कि आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है। ये कंक्लूड करेंगे। उसके बाद फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके अपने डेफिनेशन, फीचर्स, एग्जाम्पल्स, इक्विलिब्रियम देख लिया। अब आखिर में सिर्फ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस रह गए। परफेक्ट कंपटीशन में ये रह गया, और इसके एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस करने, एंड देन मोनोपोली में एक दो टॉपिक है वो भी कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। तो शट डाउन पॉइंट की तरफ चलते हैं। शट डाउन किसे कहते हैं? बल्कि उससे पहले मुझे ये बताएं, शट डाउन और एग्जिट में क्या फर्क है? शट डाउन और एग्जिट में क्या फर्क है? आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो, कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो हमेशा के लिए उसको बंद कर दे, इसके बाद कभी नहीं खोलेंगे इंशाल्लाह। नहीं, ऐसे नहीं होता। शट डाउन करते हैं इस उम्मीद के साथ कि दोबारा इसको ओपन करना है। इसका मतलब यह है कि ये शट डाउन जो है वो टेम्परेरी, थोड़े से अरसे के लिए, वो थोड़े अरसे के लिए, उसके बाद क्या इसको दोबारा रीओपन करेंगे। और एग्जिट कहता है हमेशा के लिए निकल जाना। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब उस मार्केट स्ट्रक्चर से ही बाहर चले जाना, अपनी दुकान दूसरे किसी जगह मुंतकिल करना। तो इसमें हम एग्जिट नहीं पढ़ेंगे, हम शट डाउन को स्टडी कर रहे हैं कि कब ऐसे होगा कि हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, और मुख्तसर अरसे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम बिजनेस कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, और बिजनेस था हमारा सीएनजी का। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब आप या पेट्रोल का बिजनेस है या फिर इस तरह कि आप ये सीएनजी यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? ये गैस जो है वो यूज नहीं कर सकते। सर्दियों में डोमेस्टिक जो यूजर है उनको गैस ज्यादा चाहिए, तो हमने उनको ये गैस प्रोवाइड करनी। इसी तरह अगर वो ये कहें कि आप लोग ये जो बिजनेस है इतने अरसे के लिए आपको बंद करना पड़ेगा, आप ऑपरेट नहीं कर सकते। मुर्गियों पे पाबंदी अगर गवर्नमेंट लगा दे कि इसमें बीमारी कोई आ गई है, तो इनको जो बीमारी लगी है उसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, इनकी सेहत जो है वो खराब हो रही है, तो आप ऐसा करें, ये जितने भी बैच में इस बार मुर्गियां बनी हैं इन सबको खत्म कर दे, अपनी दुकानें बंद करें, आपने मुर्गी नहीं बेचनी। तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, बिजनेस खत्म कर देंगे, पेट्रोल पंप तो हमारा बंद कर देंगे, वहां पे शादी हॉल खोल लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हम कहेंगे, कुछ सिचुएशन देखेंगे। मैसेज था कि आपने 1 महीने के लिए इसको दुकान बंद करनी है और फिर वापस। तो अब इस पेट्रोल पंप को हम शादी हॉल में तो चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो शट डाउन करेंगे, बेहतर डिसीजन ये 1 महीने के लिए बंद करो, और जब वो टेन्योर खत्म हो जाए दोबारा रीओपन कर लेना। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। हम एक काम करेंगे कि कब हमें शट डाउन करना चाहिए और कब हमें नहीं करना चाहिए। ये शटडाउन का कॉन्सेप्ट उस वक्त आया कि जब नुकसान हो रहा था फर्म्स को। अब फर्म्स को नुकसान हो रहा है, फर्म के पास 2 ऑप्शन है, या तो नुकसान बर्दाश्त करे, दुकानें चलाएं, दुकान में बैठे बिजनेस रन करें और दुकान नुकसान बर्दाश्त करें, या फिर ऐसे करें उस थोड़े अरसे के लिए दुकान बंद रखें। बात समझ आ गई? बैकग्राउंड इसका समझे। नुकसान हो रहा था, लॉस हो रहा है, लॉस, लेकिन हम लॉस नहीं कहते, हमें पता है सब नॉर्मल प्रॉफिट है, सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो शट डाउन करें, या फिर ऑपरेट करें। शट डाउन करेंगे तो भी नुकसान होगा, ऑपरेट करेंगे तो भी नुकसान होगा। अब कब हमने शट डाउन करना है, कब हमने ऑपरेट करना है, ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस का रेवेन्यू है 1 लाख, 1 लाख। ये क्या होगा? अंडरस्टूड इफ नो शट डाउन।
बल्कि मैं इधर क्यों लिख रहा हूँ, अभी तो हम सिर्फ बिजनेस ही को ही देख रहे हैं। चलें, हर चीज़ बिजनेस के कुछ खर्चे भी होंगे, रेवेन्यू होगा तो बिजनेस चलाएंगे, बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के कुछ खर्चे भी तो होंगे। एक खर्चा बिजनेस का है फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का फिक्स खर्चा जो है वो है 50,000। और एक सिचुएशन है, सॉरी, वेरिएबल खर्चे भी होंगे बिजनेस के कुछ। इस बिजनेस के वेरिएबल कॉस्ट है अज्यूमिंग 70,000। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 120,000। चलें, प्रॉफिट बता सकते हैं आप? प्रॉफिट बता सकते हैं? आई नो सब नॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट तो है ना। कितना प्रॉफिट हो गया? ये तो कॉस्ट है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। 20,000 का सब नॉर्मल प्रॉफिट। ये अगर हम दुकान चला रहे हैं, अगर रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट करेंगे तो मतलब क्या? हमारे ऑपरेशंस कंटिन्यूसली चल रही हैं, हम शट डाउन नहीं कर रहे। क्या हो अगर हम क्या करें? शट डाउन करें। इफ शट डाउन, दुकान बंद। अगर दुकान बंद करेंगे तो फिर क्या होगा? बताएं शाबाश, रेवेन्यू कितना होगा? रेवेन्यू कितना होगा? दुकान बंद है तो कोई रेवेन्यू नहीं होगा। दुकान बंद है तो बताएं फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 होगी, 70, 90, 1 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट सर वो खर्चे होते हैं जो फिक्स रहते हैं, ये तो 50,000 ही रहेंगे, ये तो 50,000 ही रहेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन कोई नहीं ना हो रही। वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जो चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन 0 तो ये खर्चा भी 0। और फिक्स कॉस्ट ये वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड नहीं करती, यानी प्रोडक्शन हो ना हो ये कॉस्ट फिर भी होगी। बताएं अब टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हो गया? 50,000 का सब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ये आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये आप शट डाउन कर रहे हैं, ये आप ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें दुकान बंद कर रहे हैं, इसमें दुकान आप चला रहे हैं। देखिए आप दुकान चला रहे हैं, इसमें भी नुकसान हो रहा है, जब बंद करेंगे तो उसमें भी नुकसान होगा। किस केस में ज्यादा नुकसान हो रहा है? जब दुकान बंद करेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। बताएं अब आपका डिसीजन क्या होगा? क्या क्या इस दुकान को चलाएं या फिर बंद करें? यस चलाएं। क्यों बंद करना है? 50,000 का नुकसान हो जाएगा, 50,000 का नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर डिसीजन क्या? ये है सिचुएशन ए। आप बताएं आप इसमें क्या करेंगे? यस हम ऑपरेट करेंगे, हम दुकान को बंद नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए इसको साइड पे रखें, बल्कि इसको आप साइड पे रखें, ऑपरेट को। मैं इधर दोबारा इसके ऑपरेशंस लिख रहा हूं। हम दुकान को ऑपरेट कर रहे हैं, 1 लाख। अब इसके साथ हमने कंपेयर करना है, इसको शट डाउन करना है या ऑपरेट करना है। इधर मैं अगेन लिख देता हूँ इफ ऑपरेट। फिक्स कॉस्ट वही रहेगी। वेरिएबल खर्चे इस बार देखें, इस बार के जो वेरिएबल खर्चे हैं वो है 120,000। खर्चे ज्यादा भी तो हो सकते हैं। टोटल 170,000। आप बता सकते हैं कितना प्रॉफिट होगा? 70,000 का। लेकिन सब नॉर्मल कुछ नहीं होना, ये तो सब नॉर्मल प्रॉफिट है। बताएं सिचुएशन ए में आप क्या करेंगे? सिचुएशन ए में ऑपरेट करेंगे। सिचुएशन बी में क्या करेंगे आप?
शट डाउन करेंगे, क्योंकि अगर शट डाउन नहीं करते, आप ऑपरेट करते हैं तो क्या हुआ, नुकसान ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है। ये हमने क्या किया इसके पीछे, बस इसको मैं इतनी सी बात करके इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकता था, इतनी सी बात करके, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट इसमें ये है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें ये है कि अगर हमारे वेरिएबल खर्चे रेवेन्यू से कम हो, अगर हमारे वेरिएबल खर्चे रेवेन्यू से कम हो, तो आप क्या करो, ऑपरेट करो, कोई मसला नहीं है, आपने शट डाउन नहीं करना। यानी ये डिसीजन करना था कि हमने शट डाउन करना या नहीं करना, ये बहुत आसान हो गया, ये सारी कैलकुलेशन वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, बस दो चीजें देखनी है, रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट, रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट, रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपका रेवेन्यू, आपके वेरिएबल कॉस्ट आपके रेवेन्यू से कम है तो ऑपरेट करो, अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो फिर आप क्या करो, शट डाउन करो। फिर से बताएं शाबाश, अगर आपका रेवेन्यू आपके वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो आप ऑपरेट करें, अगर आपका रेवेन्यू आपके वेरिएबल खर्चों से कम हो गया, वह वेरिएबल खर्चे बढ़ गए, रेवेन्यू से भी बढ़ गए, तो फिर आप क्या करो, शट डाउन करो। फिर उस वक्त ऑपरेट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उस सूरत में नुकसान ज्यादा हो रहा है, सूरत में नुकसान ज्यादा हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर हम ऑपरेट करते हैं तो ये हमें 50,000 का नुकसान हो रहा था, अगर शट डाउन करते, इधर 20,000 का नुकसान हो रहा है, तो इसमें तो फायदा है ना 30,000 का। इसी तरह इधर देखें, ये सिचुएशन बी में, इस केस में अगर हम ऑपरेट करते हैं तो 70,000 का नुकसान होगा, अगर हम शट डाउन करते हैं तो 50,000 का नुकसान होगा, तो हमें नेट फायदा कितना हुआ, ऑपरेट ना करने का, दुकान बंद करने का फायदा कितना हुआ, 20,000। ये तो थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ कुछ बात समझ आई? तो मैं इतना लिख सकता हूं, अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू कम हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो हम क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे। इसको ये भी कर सकते हैं कि अगर इक्वल हो गया तब भी हम शट डाउन करेंगे, तब भी हम शट डाउन करेंगे। सर क्यों और कैसे, उसके लिए देखें, अगर हमारा इसके रेवेन्यू इसके बराबर हो गया, 1 लाख, ये 50, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो यानी इधर भी 1 लाख, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, 150,000। अब बताएं साहब प्रॉफिट अपना, अब अपना प्रॉफिट बताएं, 50,000 का सब नॉर्मल प्रॉफिट। अब इन दोनों को कंपेयर करें, आप दुकान चलाएं तब भी, ये देखिए दुकान चला रहे हैं ना, आप दुकान चलाएं तब भी 50,000 का नुकसान, बंद करें तब भी 50,000 का नुकसान, आप बैठ के अपना टाइम जाया करें तब भी 50,000 का नुकसान, घर बैठ के सुकून से सोएं तब भी 50,000 का नुकसान। तो क्या करेंगे आप, आपको ज्यादा शौक है बिजनेस करने का तो बैठे रहें, नहीं तो आप दुकान बंद करें। भाई सिचुएशन यही होगा ना, आप दुकान बंद करेंगे ना, आप कहेंगे मैं चलाऊंगा तो भी 50,000 का नुकसान, यानी मेरे जाने या ना जाने से कोई फर्क, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कहता है कि अगर एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तब भी इसको बंद कर दो, तब भी इसको बंद करो आप। चले, ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप कहेंगे सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी डायग्राम, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, और इधर हमारी होती है क्वांटिटी। बताएं, ये परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है ना, परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है। तो रेवेन्यू कर्व कैसे ड्रॉ होंगे, रेवेन्यू कर्व कैसे बनेंगे, रेवेन्यू कर्व ये रहे, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, उसके बाद ये कर्व भी हो गया, ये भी हो गया मार्जिनल कॉस्ट, ये आ गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब क्या करना है, इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करना है, अब करना है इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई।
आप शट डाउन करो उस पॉइंट पे जब ये एवरेज रेवेन्यू आपका एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, उस वक्त भी आप शट डाउन कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हो फिर तो कंफर्म हो जाएगा ना आपने शट डाउन करना है। हम पहले ऐसे करते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू के बराबर ड्रॉ करके देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये ड्रॉ करके दिखाया मैंने। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट आपको क्या ये शट डाउन पॉइंट लग रहा है? नो, आपको ये शट डाउन पॉइंट नहीं लग रहा होगा। आपको ये लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम है। सर ये आपने क्या किया? सर हम तो चाहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो, बल्कि हम ये चाहते हैं कि लॉन्ग रन में हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करें। नहीं 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 नहीं, ये नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम नहीं है भैया। नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम में यहाँ पे एवरेज कॉस्ट आनी चाहिए। ये तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फिक्स्ड कंपोनेंट अभी ऐड नहीं किया हमने। तो जब ऐड करेंगे मुझे बताएं वो कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? बताएं, एवरेज कॉस्ट यही रहेगी या एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी? टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये देखिए 50,000। तो एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का मजमूआ है। तो बताएं जब हम फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे तो ये कॉस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी, एवरेज कॉस्ट। तो ये शट डाउन पॉइंट इसलिए है कि हमें पता है कि इसमें अभी फिक्स कॉस्ट का हिस्सा भी आना है। तो जब फिक्स कॉस्ट इसमें आएगी तो ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। ये पॉइंट है शट डाउन पॉइंट, वेयर एवरेज रेवेन्यू बराबर है किसके? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। जहां पे एवरेज रेवेन्यू बराबर हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, वो पॉइंट कौन सा होगा? ये हो हमारा शट डाउन पॉइंट होगा। क्लियर? ये थी इसकी डायग्राम। अब इधर आके देखें इसको। शट डाउन पॉइंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन is the point in short run where price is equal to average variable cost. Firm will stop its production if price falls below average variable cost. Firm will stop its production if price falls below average variable cost का मतलब if average revenue less than average variable cost, less than average variable cost। देखिए ना, रेवेन्यू लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब तो इसने प्रोडक्शन स्टॉप ही करनी है। इधर इसके पास ऑप्शन है, चाहे चलाएं चाहे बिजनेस ना चलाएं, चाहे दुकान पे बैठे चाहे ना बैठे। लेकिन जैसे ही एवरेज रेवेन्यू कम हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे, बस करो प्रोडक्शन, इससे ज्यादा नुकसान होगा। अब क्लियर? ये था शटडाउन का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये इसके साथ ही हमारा ये परफेक्ट कंपटीशन खत्म हो गया। नेक्स्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन क्या थी? मैनी नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैविंग स्लाइट कंट्रोल और प्राइस एंड आउटपुट। एग्जांपल रेस्टोरेंट्स, शू सेलर और हेयर एंड ब्यूटी सैलून्स। और इसके फीचर्स कितने हैं? 6 फीचर्स हैं। हमारी आदत है कि 3 डेफिनेशन से ड्राइव करेंगे। एक बैरियर टू एंट्री, मैनी नंबर ऑफ सेलर्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, फर्म्स आर प्राइस मेकर है। ये प्राइस टेकर, कंट्रोल है ना इनके प्राइस के ऊपर, तो फर्म्स आर प्राइस मेकर। लो बैरियर टू एंट्री, लो बैरियर टू एंट्री है। परफेक्ट कंपटीशन में था नो बैरियर टू एंट्री, इधर लो बैरियर टू एंट्री। और 2 बातें इसमें रह गई। प्राइस कंपटीशन, एक दूसरे से आगे बढ़ना है, कैसे कंपीट करते हैं? नॉन प्राइस कंपटीशन होती है और इनइलास्टिक डिमांड होती है। वो इनइलास्टिक डिमांड क्यों होगी? कंज्यूमर लॉयल्टी है जिसकी वजह से डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट करिए, डिमांड इनइलास्टिक, डिफरेंशिएटेड, मैनी फर्म्स, सारी बातें यही। ओके अच्छा हाँ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, सॉरी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमने सीख लिया, दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत है? वैसे मेरा नहीं ख्याल। अगर आपको जरूरत है ना तो फिर आप लेक्चर 4 में देख लें, वो आप वो लेक्चर 4 में देख लीजिएगा। इसमें शॉर्ट रन में तीनों प्रॉफिट्स और लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम बनेगी।
यानी ये फर्म परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शॉर्ट रन में तीनों प्रॉफिट अर्न कर सकती है। थोड़े अरसे के लिए नुकसान भी हो सकता है, थोड़े अरसे के लिए ज्यादा फायदा भी हो सकता है, थोड़े अरसे के लिए नॉर्मल भी चल सकते हैं। ये आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में लंबे अरसे तक हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। सब नॉर्मल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। जब हम ये देखेंगे कि ये तो लंबे अरसे तक नुकसान होगा तो फिर हम वो मार्केट छोड़ देंगे, हम क्योंकि इजीली जा सकते हैं। और इसी तरह अगर सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं तो हम लंबे अरसे तक लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न नहीं कर सकते? दूसरी फर्म देखे कि ये फर्म तो अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट अवेलेबल है, तो वो फौरन आएंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, नंबर ऑफ सेलर बढ़ेंगे, तो जब नंबर ऑफ सेलर बढ़ेंगे तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगी। सेम इज द केस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें जो एक छोटा सा हमारा टॉपिक रहता है वो है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस का। अच्छा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज में इसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बाइफरकेशन नहीं हुई, वो सेपरेशन नहीं है। अगर किस कंज्यूमर के लिए एडवांटेज है तो वो भी इसने एडवांटेज में लिखा है, अगर प्रोड्यूसर के लिए एडवांटेज है तो वो भी एडवांटेज में आ गया। इसी तरह दोनों में अगर किसी के लिए डिसएडवांटेज है तो वो डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा। पहले एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नो सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री। सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री नहीं है। किसके लिए एडवांटेज है, किसके लिए डिसएडवांटेज है, ये डिस्कशन नहीं होगी। वैसे आपको पता है सिग्निफिकेंट बैरियर नहीं है तो ये नई आने वाली फर्म्स के लिए एडवांटेज है, ये कंज्यूमर के लिए भी एडवांटेज है, क्योंकि जब नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होंगे तो प्राइसेस कम हो जाएगी। और न्यू फर्म्स के लिए एडवांटेज क्यों है कि अगर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो इस फर्म में आएंगे, यहाँ पे इस मार्केट स्ट्रक्चर में आएंगे और यहाँ पे वो भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं फिर। लेकिन जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनके लिए क्या ये नुकसान की बात है, उनके लिए जब प्राइस उनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो उन्हें नुकसान होगा। डिफरेंशिएशन इंक्रीजेस कंज्यूमर चॉइस। डिफरेंशिएशन जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है ना, इसमें एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, तो जितनी ज्यादा डिफरेंशिएशन होगी उतना फिर आपके पास ऑप्शन ज्यादा होगा, अपनी मर्जी से जो चीज आपको पसंद है आपको खरीद सकते हैं। मोर एफिशिएंट देन मोनोपोली, आपको हायरार्की बताई थी, सबसे ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट फर्म कौन सी होती है, परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो लिख रहा है मोर एफिशिएंट देन मोनोपोली। काश के डिसएडवांटेज में लिखा हो लेस एफिशिएंट देन परफेक्ट कंपटीशन। यस, लेस एफिशिएंट देन परफेक्ट कंपटीशन। मोर एफिशिएंट देन मोनोपोली, लेस एफिशिएंट देन परफेक्ट कंपटीशन। क्या मतलब इसका, ऊपर परफेक्ट कंपटीशन, दूसरे नंबर पे मोनोपोली, और फिर नेक्स्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और आखिरी मोनोपोली। मोर इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं तो नॉन प्राइस कंपटीशन है ना, नॉन प्राइस कंपटीशन, एक दूसरे से आगे कैसे बढ़ते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सर्विसेज पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिफरेंशिएशन कैन बी अननेसेसरी। ये जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे फेयर एंड लवली वालों ने ग्लो एंड लवली कर दिया, क्या जरूरत थी? वैसे मैं कहता हूं क्या जरूरत थी आपको, अब तो माशाल्लाह से लड़कों ने भी शुरू कर दिया ये। पहले तो सिर्फ हमारी खवातीन करती थी, अब तो लड़के भी वही काम कर रहे हैं, तो फिर तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी डिफरेंशिएशन की। बेचारे ये परेशान हो जाएंगे, कौन सा लगाएं, ये दिन का हमारा प्रोडक्ट है, ये रात का प्रोडक्ट है, ये इसी चक्कर में इकबाल के शाइन पड़ेंगे फिर। ड्यू टू वेस्टफुल कंपटीशन, एक दूसरे से कंपीट करना, रिसोर्सेज आर स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट। जब इकोनॉमी ने खरीदना ही है, लोगों ने खरीदना है, तो फिर इतनी डिफरेंशिएशन की, इतनी एडवर्टीजमेंट की क्या जरूरत है? ये पैसा आपका जाया होगा, ये बेहतर है आप किसी सोसाइटी की वेलफेयर या वेलबीइंग के लिए आप खर्च करें, किसी का तो भला हो जाएगा। आप अपने रिसोर्सेज को वो कह रहे हैं कि जाया करने हैं। लेस एफिशिएंट देन परफेक्ट कंपटीशन, प्राइसेस आर हायर एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। क्यों? क्योंकि इसमें लो बैरियर तो है ना, ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल बैरियर नहीं है, लिखा नो सिग्निफिकेंट बैरियर्स। इसका मतलब यह है कि बैरियर फिर भी होंगे,
लेकिन ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ज्यादा सख्त नहीं है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर बैरियर है तो इसका मतलब यह है कि थोड़ी सी नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो, वैसे भी आपको पता है मैनी फर्म्स हैं, तो जब मैनी फर्म्स है तो प्राइसेस ज्यादा होती जाएंगी। अच्छा, जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म्स कम उतनी प्राइसेस ज्यादा, जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होती जाएंगी, आपको पता है कि हमारा सप्लाई अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो प्राइसेस कम होती जाएंगी। तो ये थी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अच्छा, इनको आप लिंक भी कर सकते हैं, जैसे 3 को इसके साथ, 1 4 के साथ, इसी तरह ड्यू टू वेस्टफुल कंपटीशन है ये 2 के साथ, और 2 को पहले वाले के साथ। इसको आप इस तरह लिंक करें, लिंकिंग करेंगे तो फिर एडवांटेज याद करेंगे ना, तो डिसएडवांटेज ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। चलें, 2 टॉपिक हो गए, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये देख ले, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Long run equilibrium under monopolistic competition. Long run, a firm under monopolistic competition can on normal profit only. सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। और ये डायग्राम है नॉर्मल प्रॉफिट की, और देख सकते हैं हम एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के, ना भी बताया तो हमें पता था एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट है, तो नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम बनती है। शॉर्ट रन में बताएं, शॉर्ट रन में कौन सी डायग्राम बनेगी? इन शॉर्ट रन फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो यही सारी बातें जो हम पहले कर चुके हैं वो लिखी हुई हैं। दोबारा बताएं, शाबाश, ड्रॉ करने की जरूरत है, एक दफा हम काम कर चुके हैं। मोनोपोली आखिरी हमारा टॉपिक, कोशिश करेंगे जितना हो गया। मोनोपोली, डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली स्ट्रक्चर डिफाइन करें, शाबाश। सिंगल सेलर्स सेलिंग यूनिक प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन में था होमोजीनियस, मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड, अब तीसरे नंबर पे यूनिक प्रोडक्ट, इसमें बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट होगी। प्राइस पे कंट्रोल बता सकते हैं, वापडा चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, कंप्लीट कंट्रोल और प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस। एग्जाम्पल वापडा, वासा, पाकिस्तान रेलवे, हमने 3 एग्जाम्पल लिखी थी। पीटीसीएल और माइक्रोसॉफ्ट भी इसकी एग्जाम्पल थी, लेकिन अब आपको पता है कि इनकी मोनोपोली नहीं रही। फीचर्स ऑफ मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कितने फीचर्स थे? 4। हमारी आदत है 3 डेफिनेशन से ड्राइव करते हैं और एक बैरियर टू एंट्री। नंबर ऑफ सिंगल सप्लायर, यूनिक प्रोडक्ट, फर्म्स आर प्राइस मेकर, और हाई बैरियर्स टू एंट्री, वेरी हाई बैरियर्स टू एंट्री। सिंगल सप्लायर, यूनिक प्रोडक्ट, हाई बैरियर्स टू एंट्री, प्राइस मेकर, ये इसके फीचर्स हैं। इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगेन इसमें बाइफर्केशन नहीं हुई कि कंज्यूमर के लिए कौन से एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज, या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज और डिसएडवांटेज को सेपरेट नहीं किया गया। तो अगर कोई एडवांटेज है दोनों के लिए तो एडवांटेज में आएगा, किसी एक के लिए एडवांटेज है वो भी इधर आएगा, किसी के लिए डिसएडवांटेज तो डिसएडवांटेज में आ जाएगा। मोनोपोली है, अंडरस्टूड है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे, अंडरस्टूड है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में भी करेंगे और इवन लॉन्ग रन में भी ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है फर्म। इट अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन एज वेल एंड कैन इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ना भाई ना तंग करो, नहीं ना, पॉज कीजिए जी। स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, अच्छा इस केस में क्या होता है, मोनोपोली फर्म है, एक ही फर्म है। अच्छा आप मुझे बताएं, हर कोई स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस चाहता है। जैसे कि हम पहले कॉमन एग्जांपल लेंगे आपसे, आप अभी क्लास में बैठे हुए, हॉस्टल आए घर से, घर वाले हर महीने आपको मुझे बताएं, कभी किसी महीने 10,000, किसी महीने 1 लाख, किसी महीने 30,000, कभी 1,20,000, कभी 70,000, ऐसे बेचते हैं,
या फिर आपसे कहते हैं कि भाई बताओ हर महीने कितने पैसे चाहिए, हर महीने कितने पैसे चाहिए, वो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको सेंड करते हैं। पता है होता क्या है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, हमारी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है कि जब आप कहो तो हम आपको पैसे दे दें। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसमें हर एक चीज का हमने हिस्सा जो है वो फिक्स किया होता है कि चलो हमारी इनकम का इतने % हिस्सा इधर जाएगा, ये पैसे इधर चले गए, ये उधर चले गए, ये बिजली का बिल देंगे, और जिस महीने बिजली का बिल ज्यादा आता है तो हमारे बाकी के काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई अनफॉर्चूनेट सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाए, उस वक्त भी जो हमारा बजट होता है वो आउट हो जाता है। आप जो बनाते हैं, आप कहते हैं चले मेरा ये नाश्ते के पैसे हो गए, ये इस चीज के पैसे हो गए, ये इस चीज के पैसे, पता नहीं यार इसके कितना खर्चा आएगा। जब आप कहते हैं ना पता नहीं, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। प्रोड्यूसर भी ऐसे ही करता है। अगर उसे पहले से पता हो कि मेरी कॉस्ट इतनी होगी, तो फिर वो परेशान नहीं होता। वो कहता है कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी कॉस्ट फ्लक्चुएट नहीं कर रही, मेरी कॉस्ट कभी कम कभी ज्यादा, कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये भी नुकसान है। तो इसलिए ये परेशान हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस हो, प्राइसेस ज्यादा चेंज ना हो, फ्लक्चुएट ना करे। Price is set by monopolist instead of by market forces. Monopolist tries to make prices stable. अच्छा लिखा हुआ है instead of by market forces. इसमें क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है? इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये बायर और सेलर के इन दोनों के इंटरेक्शन से प्राइस सेट नहीं होगी। ये प्राइस कौन सेट करता है? मोनोपोलिस्ट। बताएं बिजली की जो प्राइस है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, आप और मैं और वापडा वालों के साथ मिलकर प्राइस सेट करते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, वापडा वालों ने प्राइस सेट की हुई है, भाई आपने अगर कंज्यूम करनी इलेक्ट्रिसिटी तो करें, नहीं करनी तो ना करें। लेकिन वो कहता है हम अपनी प्राइसेस को चेंज नहीं करेंगे। बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये हम पढ़ चुके थे वापडा में कि फर्म्स बड़ी फर्म होगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करती है। अच्छा, फर्म ज्यादा बड़ी हो गई तो इसका नुकसान क्या होगा? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अल्लाह करे इधर भी लिखा हो, यस लिखा हुआ है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी फायदा तो होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा ऑपरेशंस बढ़ जाए तो नुकसान भी होता है। जैसे वापडा के केस में नुकसान क्या होगा? लोग बिजली चोरी करेंगे, इसमें इनका कंट्रोल वीक हो जाता है। मैंने एग्जांपल दी थी ना इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, कि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ये जो प्रोडक्शन है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी तरह हम बिजली चोरी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, अब ये इतनी बड़ी फर्म हो गई, इतनी बड़ी फर्म हो गई है कि ये अब इंटरनेशनली कंपीट कर सकती है, अब अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली भी लॉन्च कर सकती है। लॉन्ग टर्म अप्रोच, अच्छा मुझे बताएं, ये बड़ी फर्म है, इनको भी पता है कि दूसरी कोई फर्म नहीं आ सकती इस स्ट्रक्चर में, हमारे मौजूदगी में कोई दूसरी फर्म नहीं है, हमने ही मार्केट को सप्लाई करना है। इनके जो प्रोजेक्ट्स होंगे, ऐसा करते हैं, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, आईफोन 15 लॉन्च करेंगे फॉर एग्जांपल, इनके मोनोपोली फॉर एग्जांपल, लेकिन 2 महीने बाद इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब भैया आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, आप इसको 2 महीने बाद डिसकंटिन्यू करोगे? नहीं नहीं, वो कहते हैं हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म चलेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इनके डिसीजन, जो फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन आर मेड कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म अप्रोच। शॉर्ट टर्म के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 2 सालों के लिए नहीं सोचते। सोर्स ऑफ एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटीज, सोर्स ऑफ एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एग्जांपल है वापडा पब्लिक यूटिलिटीज की। मैनी मोनोपोलीज आर सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटीज। अगर दूसरी कोई प्रोडक्ट है, इसमें इनका कोई सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन यूटिलिटीज के केस में कहते हैं मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो एसेंशियल यूटिलिटीज प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वासा और वापडा इसकी क्लासिक एग्जांपल है, और अगर इंटरनेशनल एग्जांपल्स हो तो इंटरनेशनल बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ऐसे भी हैं जिसमें पानी वो प्रोवाइड करते हैं। यूके की एग्जांपल्स है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ऐसी भी कंट्रीज हैं। और दूसरा कुछ और अदर भी है जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी यूटिलिटीज हैं, ये भी यूटिलिटीज हैं। वो यूटिलिटीज वो सारी होती हैं जो यूज पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, जनरल पब्लिक के लिए उसका एडवांटेज हो, यानी उसके वेलबींग के लिए काम कर रहा है। एडवांटेज में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यस ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, चाहते हैं कि प्राइसेस स्टेबल हो, ये नहीं चाहते कि प्राइसेस फ्लक्चुएट हो ज्यादा। हाँ, लार्ज फर्म है तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेगी, यानी इनकी कॉस्ट कम, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इंटरनेशनली अभी कंपीट कर सकती हैं।
और इनके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो थोड़े अरसे के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग रन, प्लस सोर्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज भी है। इसको छोड़ेंगे, क्या लिखा हुआ है ये देखें, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में ये फर्म ज्यादा प्राइस अर्न कर रही होती है, तो ये डिसएडवांटेज है। इसके लिए तो एडवांटेज है, फर्म के लिए तो एडवांटेज है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, फर्म के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एडवांटेज है, लेकिन कंज्यूमर के लिए हायर प्राइसेस इज अ डिसएडवांटेज। प्राइस इज हायर एज कंपेयर टू अदर मार्केट स्ट्रक्चर्स। अदर मार्केट स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ, अदर फर्म्स नहीं लिखा हुआ। फर्म्स क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि मोनोपोली पढ़ रहे हैं हम, इसमें तो एक ही फर्म होगी। डिक्रीज कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस के साथ लिखें कंज्यूमर फ्रीडम। कंज्यूमर अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से कोई चीज खरीद नहीं सकता, वो बेचारा मजबूर है, जो ये प्रोवाइड करेंगे वही इसने परचेज करना है। और दूसरा ये कि कंज्यूमर की मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं बनती और प्राइसेस भी ज्यादा होती हैं, तो इसलिए जो कंज्यूमर वेलफेयर है वो इग्नोर होती है। डिसइकोनॉमी जो स्किल क्लियर है। लेस मोटिवेटेड टुवर्ड्स इनोवेशन, लेस मोटिवेटेड टुवर्ड्स इनोवेशन, inferior quality of goods and inefficiencies। ये अभी 3 टॉपिक हमने पढ़ने। ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये एक ही टॉपिक में बेसिकली, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का अलग हमारा टॉपिक है। अच्छा, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स क्यों होगी? इंफीरियर क्वालिटी क्यों है? क्योंकि हमारा कोई कंपेटिटर नहीं है। जब हमारा कोई कंपेटिटर नहीं होगा फिर हम इनोवेशंस की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे मोनोपोलिस्टिक में वो एक दूसरे से आगे कैसे बढ़ते थे, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट एनहांसमेंट कर रहे हैं, सर्विसेज मजीद बेहतर कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने किससे आगे बढ़ना है? इस फर्म ने आगे किससे बढ़ना है? तो ये कहते हैं कि भाई बिजली जैसे भी है या प्रोडक्ट जैसे भी, बिजली की एग्जाम्पल है हमारी, ठीक है ना, वापडा की एग्जाम्पल है, तो जैसे भी है लोगों ने इसी चीज को कंज्यूम करना है, चाहे पसंद करे या ना करे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और इनएफिशिएंसीज किसे कहते हैं वो भी नेक्स्ट में पढ़ते हैं टॉपिक में। फर्म्स कैन प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आपको याद हो कि ना याद हो, चैप्टर नंबर 3 में बताया था आपको, और उसका था लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 था या शायद 4 था, 4, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फर्म। नंबर 1 था प्राइस डिटर्मिनेशन, नंबर 2 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय मोनोपोलिस्ट फर्म, और मैंने लिखवाया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के साथ लिख लें चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर सिमिलर प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कंज्यूमर का डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना, ये क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एडवांटेज और डिसएडवांटेज इज क्लियर? पहले इनएफिशिएंसी जो अभी हमने पढ़ा, नीचे इनएफिशिएंसी लिखा हुआ था। इनएफिशिएंसी किसे कहते हैं? इनएफिशिएंसी के साथ लिख लें कॉस्ट ज्यादा। इनएफिशिएंसीज होती है कॉस्ट ज्यादा। प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी एंड एक्स इनएफिशिएंसी, ये दो इसकी टाइप है। ये प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी किसे कहते हैं? प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी कहते हैं कि कॉस्ट ज्यादा हो रही है, किस वजह से? प्रोडक्शन की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से। और एक्स इनएफिशिएंसी कौन सी? कंपेटिटर की वजह से या कंपेटिटर के ना होने की वजह से। इसको समझते हैं, पहले प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसीज को समझते हैं। एक एग्जांपल सुने इसके लिए। प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 फर्म है, ये एग्जांपल समझाने के लिए। एक है पीआईए और दूसरी फर्म है शाहीन एयरलाइन। ये एक फ्लाइट पाकिस्तान से दुबई ऑपरेट करते हैं, तो विद 10 फ्लाइट अटेंडेंट, 10 फ्लाइट अटेंडेंट के साथ
एक फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं 10 फ्लाइट अटेंडेंट के साथ, 10 अटेंडेंट। जबकि शाहीन एयरलाइन वाले सेम ट्रिप ये 8 फ्लाइट अटेंडेंट के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। प्रोडक्शन दोनों की सेम है ना। ये वाले एक ट्रिप कंप्लीट कर रहे हैं विद 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स, और सेम वही फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं और इस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं शाहीन एयरलाइन वाले विद 8 फ्लाइट अटेंडेंट के साथ। बताएं इनको कितने अटेंडेंट को तनख्वाह देनी पड़ेगी? 10 और इधर 8। कौन सी फर्म एफिशिएंट है? कौन सी फर्म एफिशिएंट है? किसकी कॉस्ट कम होगी? इधर कॉस्ट क्या होगी? कम हो जाएगी ना, इधर कॉस्ट कम होगी। प्रोडक्शन की वजह से, प्रोडक्शन, ये देखें प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी अकर व्हेन अ फर्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग एट इट लोवेस्ट यूनिट कॉस्ट। फर्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग एट इट्स लोवेस्ट यूनिट कॉस्ट। पिया ये इनएफिशिएंट है और ये एफिशिएंट फर्म है। इनएफिशिएंसी के साथ आपने कॉस्ट कम तो नहीं लिखा हुआ, कॉस्ट ज्यादा होगी, इनएफिशिएंसी है ना, कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ कॉस्ट कम लिखा था हमने परफेक्ट कंपटीशन में। इनएफिशिएंसी कॉस्ट ज्यादा, माजरत शायद मैंने भी कॉस्ट कम ही लिखवाया आपको। तो इसका मतलब ये वाली फर्म कौन सी है? ये एफिशिएंट फर्म है और ये इनएफिशिएंट फर्म है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब आप इसके साथ ये एग्जांपल लिख सकते हैं, इसकी कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी। प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी नॉट प्रोड्यूसिंग एट इट लोवेस्ट यूनिट कॉस्ट। एक्स इनएफिशिएंसी, इस एक्स को सर्कल करें और लिखें अदर्स। अदर्स आपको पता है ना हम एक्स यूज करते हैं किसके लिए? अदर्स के लिए। चैप्टर 3 में पढ़ा था आपने। XED क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और क्रॉस मैंने बताया था कि जब दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही होगी तो प्रोडक्ट अंडर एग्जामिनेशन की डिमांड या सप्लाई चेंज होती है। एक्स इनएफिशिएंसी, एक्स इनएफिशिएंसी इज व्हेन अ फर्म फेल्स टू टेक्निकली एफिशिएंट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कंपेटिटिव प्रेशर। मतलब इसका यह है कि कोई कंपेटिटर है ही नहीं, ये कंपेटिटर के ना होने की वजह से हम अपने प्रोडक्ट को इनहेंस नहीं कर रहे। बताइए अगर एक बंदा है और वो रेस में दौड़ रहा है तो पहले कौन आएगा? पहले नंबर पे कौन आएगा? वही बंदा आएगा। दूसरे पे कोई होगा नहीं क्योंकि दूसरा कोई था ही नहीं। क्लास में अगर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है तो वही फर्स्ट आएगा, वही फर्स्ट आएगा। एक्स इनएफिशिएंसी इज व्हेन, अच्छा उसे लगेगा कि वो जो पढ़ रहा है या जैसे भी जितने भी उसके नंबर हैं वो बहुत है, वो बहुत है, वो सबसे आगे है, उसे ये फील होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का उसने टेस्ट दिया, उसके 20 मार्क्स हैं, वो कहेगा मैं तो फर्स्ट हूँ, मेरी तो पहली पोजीशन है, मेरी पहली पोजीशन है। अब्बा को भी दिखाएगा, बाद में अब्बा आएंगे पूछेंगे क्लास में से स्टूडेंट एक है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन टू फॉलो बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि मोटिवेशन ही, आगे बढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई कंपेटिटर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो अपने प्रोडक्ट को वो चेंज ही नहीं करेगा। उससे लगेगा सब अच्छा है, सब सही चल रहा है, बस चलाते रहो ऐसे। हालांकि अगर वो इसको इन्हेंस करें तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि इसमें एडवांसमेंट आए, प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी आपको पता है कि बढ़ती है तो कॉस्ट क्या हो जाती है? एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, एवरेज कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। ये दो टाइप्स हैं इनएफिशिएंसीज की। बैरियर टू एंट्री इन मोनोपोली, बैरियर किसे कहते हैं? रुकावटें। कितने तरह की रुकावटें हैं? ये 6 रुकावटें हैं। इसमें नंबर 1 है रेगुलेटरी बैरियर्स। रेगुलेटरी बैरियर्स के साथ ब्रैकेट में लिखें बाय गवर्नमेंट, नीचे भी लिखा हुआ है लेकिन आप भी लिख लें। लीगल बैरियर्स के साथ लिखें बाय लॉ, बाय लॉ, के बाय गवर्नमेंट, बाय लॉ। स्ट्रक्चरल बैरियर्स इसके साथ लिखें डिफरेंस इन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रेडेटरी या डंपिंग प्राइसिंग इसके साथ लिखें प्राइस लोअर देन इट्स कॉस्ट, प्राइसेस लोअर देन इट्स कॉस्ट।
कंट्रोल और की इनपुट्स के साथ लिखें, कंट्रोल और रिसोर्सेस या रॉ मटेरियल, कंट्रोल और रॉ मटेरियल। कॉस्ट मैनेजमेंट के साथ लिखें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रेगुलेटरी बैरियर्स। अच्छा, आपको पता है कि कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप बगैर लाइसेंस के बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप लाइसेंस के बगैर शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिजनेसेस के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे दें तो आप वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं, आप ये बिजनेस शुरू नहीं कर सकते तो एट एनी कॉस्ट आप, अच्छा मुझे बताएं, क्या आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। ये भी तकरीबन तकरीबन मिलती जुलती बात है। ये है बाय लॉ, यानी आपको पहले उसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करें और बिजनेस को शुरू करें। अब वो लीगल रिक्वायरमेंट दूसरी फर्म को आने से मना कर रही है, आने से रोक रही है, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंस एक्ट्रा टू अलाउ सर्टेन एक्टिविटीज टू सर्टेन फर्म्स ओनली। Other firms cannot do such activities. For example, extraction of mineral resources. क्या आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या आप अदर मिनरल रिसोर्सेज जैसे गैस है, जैसे मेटल्स हैं, क्या ये आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इवन आप फिशिंग लाइसेंस लिए बगैर फिशिंग नहीं कर सकते। आपको पता है ड्राइविंग लाइसेंस लिए बगैर आप ड्राइव नहीं कर सकते। अलग बात है पाकिस्तान में माशाल्लाह, आप असलहा अपने पास नहीं रख सकते जब तक उसका लाइसेंस नहीं है आपके पास। आप घर नहीं बना सकते, मॉडल टाउन की बात कर रहा हूं, बाकी का शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मॉडल टाउन में आप घर नहीं बना सकते जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है। गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेटर लेना पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट से इजाजतनामा लेना पड़ेगा आपको। अगर ये इजाजतनामा आपको मिल गया तो फिर आप, अच्छा किसी का नाम भी यूज नहीं कर सकते, किसी का नाम भी यूज नहीं कर सकते, किसी का काम भी यूज नहीं कर सकते, ना नाम यूज कर सकते हैं, ना काम यूज कर सकते हैं, ना कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट इजाजत दे तो करो, वैसे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करें तो ये एक बैरियर है। लॉ ने भी कहा है कि आप इस तरह हर बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, फिर पहले आपको इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्रेडेटरी या डंपिंग प्राइसेस को छोड़े, भी प्रेडेटरी या डंपिंग प्राइसिंग, बल्कि इन दोनों को एक एग्जाम्पल से इन तीनों को समझते हैं। एक एग्जाम्पल से हम कोशिश करेंगे कि हमें ये तीनों बातें समझ आ जाए, बल्कि चार बातें पीछे रह गई, चारों बातें एक एग्जाम्पल से हमें समझ आ जाएंगी। एग्जाम्पल एक होगी, बातें इंशाल्लाह चारों में समझ आ जाएगी। अच्छा मुझे बताएं, वाबरा छोटी फार्म है बड़ी फार्म है? बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ी फार्म है ये पूरे मुल्क को प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। प्रोडक्ट कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी। पूरे मुल्क में ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है। ये छोटी फार्म नहीं हो सकती, इनके ऑपरेशंस बहुत बड़े बड़े होंगे। इन्होंने बड़ा खर्चा किया है, उन्होंने पूरे मुल्क में जो है वो खंबे इंस्टॉल किए हैं और पूरे मुल्क में ये तारे बिछाई है, खैबर से कराची तक ये तारे बिछाई हैं। इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी आती है तो वो भी देखते हैं। इनके स्टाफ भी हजारों सैकड़ों हजारों में होगा, और उनके जो है वो वेयर हाउस और ये कैपिटल चीज़ें जितने भी है वो बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके पास होंगी। अच्छा अगर ऐसे हो कि इन्होंने इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, इनकी मोनोपोली इसलिए है, कोई दूसरी फर्म आना चाहे तो आ सकती है। तय शाबाश, कोई दूसरी फर्म आना चाहे तो आ सकती है। आने जाने वाले को कौन रोक सकता है? लेकिन ये बैरियर्स रोकते हैं, मोनोपोली में ये बैरियर्स रोकते हैं। इधर जाने वाले को भी रोकते हैं, आने वाले को भी रोकते हैं। इधर जो बंदा आ गया उसके लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे? अभी देखते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान में मोनोपोली है वापडा की। फॉर एग्जाम्पल चाइना की कोई कंपनी पाकिस्तान में आना चाहती है और वो चाहती है हम बिजली प्रोवाइड करें, वो बिजली प्रोवाइड करना चाहती है। कोई चिन चुन कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कंपनी होगी चाइना की,
अब ये चाहते हैं हम पाकिस्तान में खंबे इंस्टॉल करें, हम तारे भी बिछाएं। ये तो एक क्लासिकल तरीका हो जाएगा, ये तो वही तरीका हो जाएगा। भैया अगर आपने वापडा को compete करना है, इनके मोनोपोली आपने डिस्टर्ब करनी है, इनके मोनोपोली तोड़नी है, आपने इनके मोनोपोली खत्म करनी है, तो कुछ ऐसा करो कि लोग टोटली शिफ्ट हो जाएं। क्या कर सकते हैं जरा सोचें। व्हाट्सएप करेंगे अब बिजली, ब्लूटूथ के जरिए प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे? व्हाट्सएप तो नहीं ना कर सकते आपको बिजली, यही तारों के जरिए से बिजली आएगी। अगर इन्होंने भी तारों के जरिए से बिजली देनी है, खंबे इंस्टॉल करने हैं, इतनी ही तारें बिछानी है, तो फिर फायदा। पहले वापडा है, उन्होंने भी तो ये किया, ये फर्म भी ऐसे कर रही है। तो ये फर्म ऐसे सोचती है कि हम इंशाल्लाह खंबे इंस्टॉल करेंगे, अज्यूमिंग हम तारे बिछाएंगे, हम जगह जगह अपने जो ऑफिसेज है वो बनाएंगे, हम स्टाफ को भी हायर करेंगे, हमारे पास इंजीनियर्स होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, हमारे पास दूसरा स्टाफ भी होगा। बताएं शुरू करने का खर्चा कितना होगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सिर्फ खंबे इंस्टॉल करने का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, तारें बिछाने का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, ट्रांसफार्मर का खर्चा तो बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह लेबर को हायर करना, स्पेशलाइज्ड लेबर आपको मार्केट से चाहिए, लेकिन स्पेशलाइज्ड लेबर तो है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म के पास है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में पढ़ा था हमने, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। चले कहीं से इनको स्पेशलाइज्ड लेबर मिल भी गई तो रेट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ लेबर की वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा चार्ज करनी पड़ेगी। यानी स्टार्टअप जो कॉस्ट है इनकी वो बहुत ज्यादा होगी। जब ये सोचेंगे ना हमारे खर्चे, तो वो कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा खर्चा है। खर्चा इटसेल्फ एक नेचुरल मोनोपोली है, एक नेचुरल मोनोपोली है। हाई फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? आपका कैपिटल का खर्चा इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। कैपिटल से मुराद यह है कि जो खंबे आपने इंस्टॉल करने हैं, जो आपने तारे परचेज करनी है, जो गाड़ियां आपको चाहिए होंगी, जो आपको बिल्डिंग चाहिए, ये सारे का खर्चा, स्टाफ की जो सैलरी होगी वो भी फिक्स खर्चा है। ये सारे फिक्स खर्चे रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बिजनेस, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट चाहिए होगी। चले फॉर एग्जांपल किसी के पास ये पैसे हैं भी सही, ये पैसे किसी के पास है भी सही, लेकिन क्या होगा? उसके पास पैसे हैं, उसने शुरू किया, हाल हो गया, अब क्या करेगा? अब ये ऐसे करता है कि आप कहता है कि इंशाल्लाह मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं। इन्होंने ऐसे किया कि वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस ₹100 थी, इसको बेचना शुरू कर दिया। अच्छा इस प्राइस की ये जो 100 में बेच रहे थे ना, इसकी फॉर एग्जांपल कॉस्ट थी 50, इन्होंने ये 45 का बेचना शुरू कर दिया। नुकसान नहीं हुआ? कितने का नुकसान हो गया? 5 का नुकसान हो रहा है। सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर, कौन सी फर्म? वापडा। वापडा वाली फर्म सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। वापडा फर्म सब नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ शॉर्ट टर्म में कर सकती, तीनों प्रॉफिट। यही तो बताया था कि बताना है आपको कि कैसे ये सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। इनका तो प्राइस पे कंप्लीट कंट्रोल है। जब ये रिस्क होता है इनको, तो ये उस वक्त सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है फर्म। चाइना से जो नई फर्म थी आई थी, ये लोग कहेंगे अच्छा अब हमने खंबे इंस्टॉल किए, सारा कुछ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह, अब ऐसे करेंगे हम खूब प्रॉफिट कमाएंगे, हम ऐसे करेंगे कि हम भी 100 रुपए की चीज बेचेंगे। जब इन्होंने देखा कि 100 रुपए में हम चीज लॉन्च कर रहे हैं और इधर देखा वो 45 रुपए में चीज बेच रहे हैं, तो क्या मुझे बताएं इनके प्रोडक्ट आप खरीदेंगे? बताएं शाबाश, आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? और क्या या आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे? डेफिनेटली आप उसकी तरफ जाएंगे, इधर तो फिर भी कोई नहीं आएगा। इन्होंने पता है क्या क्या है? इन्होंने डंपिंग प्राइस की है, इन्होंने प्रेडेटरी प्राइसिंग की है, डंप किया है प्राइसिंग को, रिड्यूस किया है, कॉस्ट से भी कम। अच्छा जरूरी नहीं है कॉस्ट से कम पे, लेकिन एक एग्जांपल है, बेहतर समझने के लिए एग्जांपल है। तो जब इन्होंने प्राइसेस को बहुत ज्यादा रिड्यूस किया, बहुत ज्यादा रिड्यूस किया, अब तो लोग इधर नहीं आएंगे उधर जाएंगे। अब इनका रेवेन्यू कम
और खर्चे बहुत ज्यादा, रेवेन्यू कम, बहुत ज्यादा। बताएं शट डाउन करना पड़ेगा, शट डाउन पड़ेगा कि नहीं? इजीली एग्जिट भी नहीं कर सकती, बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट वेरी हाई है। कैसे एग्जिट नहीं कर सकती ये फर्म? वापस कैसे नहीं जा सकती? कैसे जाएगी ये फर्म? क्या ऐसे करेंगे, माशाल्लाह से खंबे इंस्टॉल किए हैं तो आप कहेंगे चलो सारे डी इंस्टॉल करो और तारों को जो है वो वापस डब्बों में पैक कर दो, हम इंशाल्लाह अब ऐसे मोड़े पे रख के लेके जाएंगे वापस? ऐसे तो नहीं पॉसिबल, ऐसे नहीं पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि ये इसके लिए आना भी मुश्किल है और जाना भी से बड़ा अजाब है। कोई भी कंपनी जब किसी भी कंट्री में या कहीं पे भी ऑपरेट, बल्कि कोई भी कंपनी जो है वो अगर आप ये अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो उसके लिए 10 साल की फिजिबिलिटी रिपोर्टिंग करती है और देखती है कि 10 साल में हमें कितना प्रॉफिट होगा, 10 साल बाद हम खड़े होंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। ये फर्म ने पहले ही दिन जब सोचा कि ये हमारे साथ ऐसे कर सकते हैं, कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वहां पे एक फर्म की मोनोपोली है, इनके मोनोपोली तो हम नहीं तोड़ सकते, हम तो नहीं जा सकते। तो ये था डंपिंग प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट और साथ में नेचुरल मोनोपोली, क्योंकि यहां पे अब इन्होंने ज्यादा पैसे ऑलरेडी कमा लिए हैं। फर्म्स ऑपरेट एट लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट एट व्हिच ईच फर्म्स सॉरी टू व्हिच अदर फर्म्स कैन नॉट ऑपरेट। सिर्फ फर्म नहीं ऑपरेट कर सकती, ये वाली फर्म जो आएगी ये उस पर ऑपरेट नहीं कर सकती, उनको भी पता है। एक और तरीका ये हो सकता है, अच्छा वापडा वालों को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वैसे, या नई फर्म को किन चीजों की जरूरत पड़ती है? चीजों की जरूरत पड़ेगी तो वो है ट्रांसफार्मर और तारें, वायर्स, खंबे, पोल कहते हैं शायद, और इसके अलावा जो मीटर होंगे वो भी, और भी कुछ चीजें चाहिए होंगी। अच्छा ट्रांसफार्मर, ये वायर्स, ये पोल, ये मीटर बनाने वाली कंपनी कोई एक होगी? नहीं, ये वाली जो कंपनीज होंगी ये तो तादाद में ज्यादा होंगी, ये कंपनी तादाद में, लेकिन हमारी जो कंपनी है जो ऑपरेशंस कर रही है तो वो ऑपरेटेड कंपनी सिर्फ एक ही है। अच्छा अगर वापडा वाले इनसे कहें फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, इनसे कहा भाई आप लोग किसी और को ये चीजें नहीं बेचोगे, तो बताएं क्या वो बेच सकते हैं? आगे वो नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि अब इन्होंने कहा कि अगर आप किसी और को बेचते हो, ए मिस्टर ए भैया, ए भैया, अगर आप जो है वो ट्रांसफार्मर किसी और को बेचते हो या तारे किसी और को बेचते हैं, पोल या मीटर किसी और को बेचेंगे तो हम आपसे नहीं खरीदेंगे। जब ये नहीं खरीदेंगे, मुझे पता है ये इनका मेजर कस्टमर बल्कि सोल कस्टमर यही है जो परचेज कर रहा है, और अगर ये नाराज हो गया तो हमारा रेवेन्यू जो 100% इधर से आ रहा था वो अब नहीं आएगा। ठीक है, तो इनका कंट्रोल है, कंट्रोल और की इनपुट्स। सर पॉज कीजिए। इसके नेक्स्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, यही एग्जिस्टिंग फर्म यानी वापडा, इनके पास चूंकि स्टार्टअप कॉस्ट है वो इनकी कम होगी, रिसोर्सेज भी इनके पास अच्छे हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड लेबर भी हैं, तो ये कॉस्ट अपनी मैनेज कर सकते हैं। फर्म मैनेजेस इट्स कॉस्ट टू द बिजनेस चीपर वे एज कंपेयर टू अदर्स। अच्छा इसमें इस केस में क्या होगा प्रेडेटरी प्राइसिंग में, जब हमने प्राइसेस को बहुत रिड्यूस कर दिया था तो ये फर्म वापस भाग जाएगी। जब ये फर्म वापस चली जाएगी हम अपनी प्राइसेस को वापस इंक्रीज करेंगे। हमने अपनी प्राइसेस जो है वो वापस बढ़ा दी, उससे भी वापस जितनी पहले प्राइस थी उससे भी ज्यादा कर दी है, और नुकसान भी तो पूरा करना है ना, वो नुकसान पूरा करना है, ऐसे फर्म कर सकती है। तो ये थे इसके बैरियर्स, 6 बैरियर्स हैं। रेगुलेटरी बैरियर्स, गवर्नमेंट चाहे तो किसी फर्म को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, रोक सकती है कि आप ऑपरेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। लीगल बैरियर्स, बाय लॉ भी इसको मना कर सकते हैं हम। और स्ट्रक्चरल बैरियर्स, इसमें चूंकि बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है, बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत, इसके लिए एक तो हाई कॉस्ट चाहिए और दूसरा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। या तो कोई ऐसा एडवांस सिस्टम आप ले आए कि अब तारों के जरिए बिजली नहीं बल्कि व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो ये एक ऑप्शन है, मुझे तो ये समझ में आ रही है। ये फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करती है। प्रेडेटरी या डंपिंग प्राइसिंग,
जब दूसरी फर्म आएगी तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे लोअर देन इट्स कॉस्ट। तो ये देख के कि इन्होंने तो प्राइसेस बहुत कम कर दिए हैं, हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना खर्च कर चुके हैं। हम सब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आने कर सकते हैं, हमने तो ज्यादा पैसे कमाने हैं, हमने तो उस कॉस्ट को पूरा करना है, हमने तो अपने लोगों को तनख्वाहें देनी है। दिस इज स्ट्रेटजी टू सेल गुड्स एट मच लोअर प्राइस टू ड्राइव टू भगाओ अदर फर्म्स को आउट ऑफ द मार्केट एंड देन इंक्रीजिंग द प्राइस अगेन वंस दे लीव। तो ये वाली एग्जांपल अगर आपको पसंद आ गई है तो फिर ये लिख लें यहाँ पे कहीं। कंट्रोल ओवर की इनपुट्स, दिस वेरियर अकर व्हेन एसेंशियल इनपुट्स ऑफ इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय सर्टेन प्रोड्यूसर्स ओनली। जैसे कि ये उसने बताया, कंपेटिटर्स कैन नॉट प्रोड्यूस आउटपुट इफ दे डोंट हैव इनपुट। अगर हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, भाई आपने किसी और को नहीं बेचनी ये चीजें, जब और को नहीं बेचेंगे तो उनके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो चाइना से जो कंपनी आ रही थी, हम उनको ट्रांसफार्मर नहीं बेचेंगे, हम उनको खंबे नहीं बेचेंगे, तारे नहीं बेचेंगे, हम उनको मीटर नहीं बेचेंगे, तो वो कैसे शुरू कर सकते हैं, ये बिजनेस शुरू कर ही नहीं सकते। कॉस्ट मैनेजमेंट, हम अपने कॉस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने अचीव की है, तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से, जिसके जरिए हम कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं, अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।